वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। कल यानी रविवार 17 नवंबर को एक दिन में पहली बार 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। एविएशन मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार एयरलाइन कंपनियों ने रविवार को 3,173 उड़ानों का परिचालन किया, जिनकी मदद से 5,05,412 यात्रियों ने यात्रा की। ये पहला मौका है जब घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या एक दिन में 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कंपनियों को भले ही रिकॉर्ड संख्या में हवाई यात्री मिल रहे हैं, लेकिन फ्लाइट लेट होने की तादाद भी बढ़ गई है। रविवार को इंडिगो की 74.2% फ्लाइट समय पर रही, वहीं अलायंस एयर की 71% और अकासा एयर की 67.6% फ्लाइट समय पर रही। अगली खबर टैक्स के मोर्चे से आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को इस साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की उम्मीद है। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22.07 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से ज्यादा रहेगा। सीबीडीटी के टैक्स कलेक्शन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक नेट डायरेक्ट कलेक्शन 15.41% बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध कंपनी टैक्स और 6.62 लाख करोड़ रुपए का नॉन कंपनी टैक्स शामिल है। नॉन कंपनी टैक्स में व्यक्तियों, HUF आदि को शामिल किया जाता है। इस अवधि में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 35,923 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके साथ ही डिपार्टमेंट टैक्स अदा न करने वालों पर भी शिकंजा कस रहा है। टैक्स विभाग उन करदाताओं को SMS और ईमेल भेज रहा है जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। अब ये खबर उन लोगों के लिए है जो IPO में निवेश के मौके तलाश रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO 22 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 21 नवंबर को बोली लगा पाएंगे। 650 करोड़ रुपए के IPO के लिए 140 से 148 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। प्रस्तावित IPO में 3.87 करोड़ के नए शेयर और 52.68 लाख शेयर ऑफिसर्स शामिल हैं। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा रखरखाव से जुड़ी है। अगली खबर भी IPO मार्केट से जुड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़ी एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन जल्द ही शेयर बाजार में दस्तक देने वाली है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस को IPO के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को बाजार नियामक की तरफ से जारी अपडेट में ये जानकारी दी गई। प्रस्तावित IPO पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का नया निर्गम है और इसमें बिक्री के लिए प्रस्तावित यानी कि ऑफिस का कोई घटक नहीं है। कंपनी ने अगस्त में सेबी के पास IPO के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे और 13 नवंबर को उसे इसकी मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि कंपनी अगले साल IPO लेकर आए। ड्राफ्ट पेपर के अनुसार कंपनी IPO से मिली राशि का इस्तेमाल अपनी वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, अपनी सब्सिडरी कंपनी बिल्डमैक्स इंफ्रा में निवेश कर्ज की अदायगी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में 500 नई शाखाएं यानी ब्रांच खोलने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई शाखाओं के साथ बैंक का कुल ब्रांच नेटवर्क 23,000 पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने मुंबई में SBI की मेन ब्रांच की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर बताया कि 1921 में 250 शाखाओं का नेटवर्क अब बढ़कर 22,500 हो गया है। 2021 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1955 में केंद्र सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI बनाने के लिए संसद में एक कानून पारित किया था। देश में कुल जमा में SBI की हिस्सेदारी 22.4% है। साथ ही कुल कर्ज में 5वां हिस्सा इसी बैंक का है। बैंक के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है। ये एक दिन में 20 करोड़ UPI लेन देन संभाल सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। इसी के साथ ही मॉर्गन स्टैनली को साल की दूसरी तिमाही में 6.3% की सुस्त GDP ग्रोथ का अनुमान है। इस गिरावट के बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में भारत की GDP बेहतर कृषि उत्पादन, बड़े सरकारी खर्च के कारण लगभग 6.7 से
से 6.8% के बीच बढ़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.5% पर बनाए रखा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया में विराम लग सकता है। रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने कहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर की पॉलिसी बैठक में ब्याज दरों की कटौती की प्रक्रिया में विराम लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद ये पहली फेड बैठक होगी। नोमुरा को अब उम्मीद है कि फेड 2025 में अपनी मार्च और जून की बैठकों में केवल 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा। फिलहाल फेड की बेंचमार्क ओवरनाइट ब्याज दर 4.50% से 4.75% की रेंज में है। अभी तक 2024 में फेड ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। बेरोजगारी को लेकर राहत भरी खबर आई है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई से सितंबर तिमाही के बीच शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों की बेरोजगारी दर घटकर 6.4% रह गई। बेरोजगारी दर को लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024 की सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.6% थी। 24 पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस से पता चला है कि वित्त वर्ष 2025 की पिछली अप्रैल जून तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों की बेरोजगारी दर 6.6% थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर एक साल पहले इसी तिमाही के 8.6% से घटकर जुलाई सितंबर 2024 में 8.4% हो गई। अप्रैल जून 2024 में दर 9% थी। भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 241 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ 23,500 अंक के नीचे आ गया। एफआईआई की बिकवाली जारी रहने और अमेरिकी बाजारों से कमजोर रूप के संकेत के बीच आईटी और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों की जबरदस्त पिटाई देखी गई। आज के कारोबार में सेंसेक्स 0.31% लुढ़क गया और 77,339 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 615.25 अंक तक नीचे आ गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78.90 अंक टूटकर 23,453.80 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से टीसीएस, इंफोसिस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और आरआईएल टॉप लूजर रहे। वहीं टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले और एसबीआई टॉप गेनर रहे। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट या जीएसटी दर कम करने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा काउंसिल राज्य मंत्रियों के एक पैनल की सिफारिशों के अनुसार कई सामान्य वस्तुओं पर कर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर सकती है। पिछले महीने हुई बैठक में मंत्रियों के समूह ने 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव दिया था। फिलहाल इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।